नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन अब कुछ महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए लगता है कि एनडीए में महाभारत होना तय है। ऐसा क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली बार जो मोदी के हनुमान थे चिराग पासवान, सूत्रों से खबर आ रही है कि चिराग पासवान लगभग 40 सीटों का दावा करने वाले हैं। जो पिछली बार चुनाव में वो मतलब एनडीए में वो नहीं थे और वो बाहर से एक तरह से कह रहे थे कि हम मोदी के हनुमान हैं। खैर जैसा भी है, इसकी वजह से जदयू को या नीतीश कुमार के पार्टी को काफ़ी नुकसान पड़ा। उन्होंने 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 45 सीटें ही उनको आ पाई थी, और इसके पीछे चिराग फैक्टर बहुत बड़ा रोल अपनाया था। दूसरी चीज, उस समय वीआईपी भी लड़ी थी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, और मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और जो हम हैं जीतनराम मांझी का, वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ये लोग, चूंकि मुकेश सहनी अब इस टीम से बाहर हैं और वो जाकर राजद के मतलब महागठबंधन के पाले में चले गए हैं। लेकिन हालांकि दिलीप जायसवाल ने या भाजपा की जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे पार्टी में आ जाएंगे, मतलब इशारों इशारों में बात चल रही है और होता भी है। सुबह में जो नेता किसी अलग पार्टी में होते हैं, शाम को किसी अलग पार्टी में वो चले जाते हैं, विचारधारा तुरंत बदल जाता है, हृदय परिवर्तन तुरंत हो जाता है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेताओं की अवसरवादिता आज विचारधाराओं से ऊपर चली गई है, इसलिए अब विचारधारा अब कोई काम का नहीं है, बस अपना स्वार्थ है, अपनी राजनीति है, अपना उल्लू सीधा करना है। तो मुकेश सहनी भी अगर कभी उनका भी हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो जाए। लेकिन अब समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या ये रही कि जो चिराग पासवान पहले बाहर थे, 110 सीटों पर लड़ी थी भाजपा। अब दोनों बड़ी पार्टियां जदयू और भाजपा, इनको अपने सीटों में से कुछ ना कुछ 19-20 करना पड़ेगा। यानी अगर चिराग पासवान को इसमें अपने टीम में रखना है तो कुछ ना कुछ सीटों की जो अपनी जो दावेदारी है उसमें कुछ 19-20 यानी अपने बैकफुट पे आना पड़ेगा, समझौता करना पड़ सकता है। चिराग पासवान 40 सीटों के दावा कर रहे हैं। ऐसे तो जीतनराम मांझी भी बोल रहे हैं कि हम 35 सीट लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, ताकि हम अपने 7 सीटों में समझौता ना हो और 7 सीटें कम से कम हमें बीजेपी या जदयू गठबंधन जो है हमें दे, जो बड़ी पार्टियां हैं हमें उतना सीट दें। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि हम 35 सीटें पर आज चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कोई अगर नखरे दिखाएगा तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने बोला है कि 40 सीटें हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हम 40 सीटों पर लड़ेंगे। अब 40 सीटें इन्हें अगर दिया जा रहा है तो या तो जदयू को अपनी सीटें कुछ छोड़नी पड़ेगी या बीजेपी को अपनी कोई सीटें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार 115 पे लड़े थे और 45 सीटें ही आई थी, तो हो सकता है कि नीतीश पर दबाव डाला जाए कि आप कुछ सीटें अपनी तरफ से छोड़ दें चिराग पासवान के लिए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सीटों के ही लेकर जो उनके चाचा की लोजपा है, लोक जनतांत्रिक पार्टी जो है, वो सीटों के लेकर वो अलग हो गए और वो आज महागठबंधन में चले गए। अब महागठबंधन के साथ भी बहुत बड़ी चुनौती है। महागठबंधन के साथ चुनौती ये है कि सीटों के लेकर वहां भी मारामारी होने वाली है। यानी राजद को भी अपने सीटें छोड़नी पड़ेगी। अगर इतने सारी पार्टियों को अपने जो पहले दूसरे पाले में थे आप अपने पाले में ले लिए हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करनी पड़ेगी। और बड़ी पार्टियां जो है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है और राजद है, इन्हीं को अपने कुछ सीटों में से समझौता करना पड़ेगा। उसी में से अगर 11 सीटें पर सहनी जो है, मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे वीआईपी के, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बोलेंगे कि हमें 11 सीट दिया जाए। यानी जो महागठबंधन में भी 11 सीट मांग सकते हैं
वही है लोजपा का भी है। लोजपा के भी जो हैं वो भी बोल सकते हैं कि लोग कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। यानी सीटों के लेकर दोनों पक्ष में अभी उहाफू की स्थिति है। अभी सब लोग सिर्फ शब्दवेदी बाण चला रहे हैं। सब लोग अपना दाव पेच खेल रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, गठबंधन छोड़ने की बात कर रहे हैं, गठबंधन में अपनी पोजीशन को हाई करने की बात हो रहे हैं, और कई तरह के अपना एक पूरा का पूरा नाटक हो रहा है। कुछ लोग अब देखिएगा भी, कुछ लोग हो सकता है कि जब उनको मन मुताबिक अगर सीटें नहीं मिले तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, और दूसरी पार्टी में जाने के बाद वही बात बोलेंगे कि हृदय परिवर्तन की बात है, उनकी विचारधारा अच्छी नहीं है, या उनके लोग हैं जैसे लालू प्रसाद जो गठबंधन छोड़ के इस तरफ आएंगे तो ये बोल देंगे कि वहाँ भ्रष्टाचार है, जंगल राज है, ऐसा कुछ बातें करेंगे। और इधर वाले जब उधर जाएंगे तो बोल देंगे कि वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की दिक्कत है, वहाँ पर हिंदुवादी संगठन जो है वो हमारी विचारधारा से नहीं मेल खाते हैं, हम अ, मतलब धर्मनिरपेक्षता की बातें करते, मतलब इस तरह की बातें, कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए उनको, और वो उस पक्ष में चले जाएंगे। अब देखिए एक बड़ी चीज है कि लालू प्रसाद जी पर अक्सर आरोप लगता है कि लालू प्रसाद जी ने घोटाला किया था। लालू प्रसाद जी ने जो किया था भ्रष्टाचारी थे, जो भी उनके लिए कोर्ट जिनने उनको तय किया और कोर्ट ने उनको जो सजा देना था दिया, और लालू प्रसाद जी बड़ी उसको सजा को काट भी लिए हैं, काट भी रहे हैं। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूध का धुला कौन है? अब साउथ में चले जाइए। साउथ में करुणानिधि की परिवार है जो, और मारन परिवार है जो सन टीवी के एक तरह से मालिक हैं लोग उनका। तो अगर देखा जाए तो मारन परिवार और करुणानिधि की जो फैमिली है अपनी, तो ये लोग तो कई लाख करोड़ का अपना धंधा कर रहे हैं, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास इनका कोई बिजनेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये लोग करता कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं, लगा भी है तो, लेकिन उस तरह से जिस तरह उत्तर भारत में भाजपा उठाती है जोर शोर से, वहां के लिए वो इतना जोर से नहीं उठाती है। उसी तरह साउथ में चला जाए, एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू, तो उनके पास भी कई कंपनियां हैं। कई कंपनियों में उनका भी करीब 10,000 20,000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी है। तो ये लोग भी पर कभी भ्रष्टाचार का ऐसा कुछ आरोप लगा, लेकिन उस तरफ से उठाया नहीं गया उस मुद्दों को। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिहार के लालू प्रसाद जी थोड़े से फ्लैट्स खरीद लिए, थोड़े से लैंड खरीद लिए, और उनके ऊपर एक घोटाले का आरोप लगाया। देखिए यहाँ घोटाला और ये भ्रष्टाचार सब कुछ अपने समीकरण के हिसाब से फिट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी बहुत पाक साफ हैं, भ्रष्टाचार पे उनके ऊपर आरोप नहीं है, बिल्कुल है, सजा काट भी रहे हैं, लेकिन बात और चर्चा उनकी भी होनी चाहिए। अब मजे की बात देख लीजिए कि अब चर्चा करेगा कौन? स्टालिन तो इन्हीं ग्रुप में है, जिस ग्रुप में लालू प्रसाद जी का महागठबंधन एनडीए इंडिया गठबंधन कांग्रेस और ये लोग मिलकर अपना बनाए थे, तो उसमें स्टालिन जुड़े हुए हैं। तो स्टालिन के ऊपर ये उनके फादर्स थे करुणानिधि, तो करुणानिधि के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन खैर अभी तो, लेकिन इतना तो तय है कि ये लोग करोड़ों का बिजनेस बनाए। साउथ में बड़े बड़े लीडर्स ने करोड़ों अरबों लाखों करोड़ की बात किया जाए, यहाँ पर अरबों खरबों की बात किया जाए, फ्लैट और जमीन की नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक हैं ये लोग, जिनके टर्नओवर 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ इस तरह का टर्नओवर वाले। तो वो लोग कहाँ से बना लिए? सच तो यही है कि इस हमाम में सभी नंगे, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो साह है। यानी मैं बिहार की पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, जो बिहार में सीटों की शेयरिंग होगी और सीटों के शेयरिंग में ये बातें निकल के आएंगी, जिसका मन मुताबिक अगर सीटें नहीं मिलेगी तो ये बात जरूर बोलेगा कि उधर वाला बोलेगा कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, और इधर बोलेगा कि हिंदू मुसलमान का मैटर है, वो लोग मुसलमानों को ये कर रहे हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म सांप्रदायिक लोग हैं, इस तरह की बातें करके वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता बस अपने हिसाब से जो चलता रहेगा तो ठीक है।
लेकिन अगर पाला बदलने के बाद विचारधारा बदलती है, भाषण बदल जाते हैं, तो बिहार में आम तौर पर ये अब तमाशा शुरू होगा, रूठने मनाने का खेल शुरू होगा। पांडवों का महाभारत हो जाएगा, कौरवों में भी महाभारत होगा, लेकिन दोनों अलग अलग महाभारत होगा। यानी लड़ाई होगी आपस में, सीटों को लेकर लड़ाई होने वाली है। सब महारथी अपने अपने हिसाब से रथ चुन रहे हैं कि हम हमारा सारथी कौन होगा, हम कौन से रथ पर बैठेंगे। तो सब लोग अपना अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अंदर खाने में बड़ी मारामारी चल रही है। मतलब खूब आपस में खींचातानी चल रही है सीटों को लेकर, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, यानी बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है, इसमें एकदम सीटों के लिए लेकर अपना अपना दावे लोग ठोक रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। हालांकि चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 5-6 महीना ही बचे हुए हैं, लेकिन उसके हिसाब से तैयारी आज शुरू हो गई है। जगह जगह घूमना, रैली निकालना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो आए हुए थे, अभी बक्सर आए हुए थे, और ये राहुल गांधी भी लगातार अपना दौरा कर रहे हैं, कई बार आ चुके हैं। कन्हैया कुमार को इधर फील्ड में अपना कांग्रेस अपना एक तरह से रेस का घोड़ा बना दी है। प्रशांत किशोर अपना राजनीति शुरू किए हैं। प्रशांत किशोर अपनी बातें कर रहे हैं कि देखिए, प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं बना रहा हूं, यानी इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। अब वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि उनकी पार्टी कितनी परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन अपना दावा सबका है। वो अपना बोल रहे हैं कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, पूरे हम किसी से गठबंधन नहीं बनाएंगे, और हमारा जो मुद्दा होगा, वो प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारा जो मुद्दा होगा वो मुद्दा है बिहार और बिहारी। यानी हम जो पलायन का मुद्दा उठाएंगे, हम जो यहाँ पर एजुकेशन में जो गड़बड़ी है और उस पर मुद्दा उठाएंगे। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार अक्सर बोलते हैं कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से है, लेकिन उनका कहना है, प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई ह्यूमन इंडेक्स में बिहार सबसे निचले पायदान पर क्यों है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, चलिए, पूंजी निवेश नहीं आ रहा है, वो अलग मसला है। नीतीश कुमार कहे हैं कि यहाँ पर समुंदर नहीं, इसके लिए नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ह्यूमन इंडेक्स में जो काम करना था, मानव जो डेवलपमेंट, जो इसको विकास, मानव विकास की बात किया जाए, उसमें भी तो बिहार सबसे पीछे है। वो तो बिहार सरकार को करना था अपना। वो तो बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की उस जिम्मेदारी थी कि लोगों को जो उनका जो ह्यूमन इंडेक्स है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको कैसे उसको सुधारा जाए। लेकिन इस पर भी काम नहीं हुआ। एजुकेशन, बिहार सरकार का अपना जिम्मेदारी थी, एजुकेशन में भी नहीं सुधार हुआ, लिटरेसी भी नहीं बढ़ी। आज भी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। ये सब आरोप प्रशांत किशोर रोज लगाते रहते हैं। उनकी अक्सर न्यूज में, मीडिया में ये बातें आते रहती हैं कि आपका एजुकेशन सुधार नहीं हो रहा है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन है, लोग छोटी मोटी 5,000 10,000 की नौकरियों के लिए 1200-1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो ये सब प्रशांत किशोर का मुद्दा है। प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हम जो चुनाव में हमारी मुद्दा होगा बिहार और बिहारी, यानी हम बिहार के मुद्दे को, जो समस्याएं, उस पर उठाएंगे। वही महागठबंधन के लोग आरक्षण का अपना मुद्दा बना रहे हैं कि हम आरक्षण का और जातीय जनगणना कराएंगे, हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, यानी जो 50% का है उसको हम लोग 70-75%, जितना भी, अभी तो बाद में आएगा जब उनकी सत्ता आएगी तब, लेकिन वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग 70-75 या 85% के आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये लोग का कोई अक्सर अंदर से ये बातें निकल के आती है कि कुछ लोग 65% की बात करते हैं, कुछ लोग 75% की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 85% बोल रहे हैं कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस तरह का अपना अपना उनका अपना तर्क है। इन लोगों का तर्क है, जो एनडीए के लोग हैं, कि हम विकास करा रहे हैं, हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम तेजी से, भारत का बिहार सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है, हम एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, हमने 12 लाख लोगों का रोजगार दे दिया। तो ये लोग कहना है एनडीए के लोग, सबका अपना अपना दावा है। और इस दावे के बीच में चुनाव में जो सीटों का बंटवारा के लेकर आपसी खींचातानी है। मैंने कि अभी कौन किधर से लड़ेगा, कृष्ण के दरबार में
दुर्योधन भी पहुंचे हैं, अर्जुन भी पहुंचे हैं। अब कृष्ण किसके तरफ से जाएंगे वो कृष्ण को तय करना है। अब इसमें कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, दुर्योधन कहे, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप तय करते रहिए कि इसमें कौन है। लेकिन इतना तो तय है कि रूठना मनाने का खेल चल रहा है। तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, इन अदाओं पे और प्यार आता है। तो रूठना मनाना अपना चल रहा है, और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।